हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं। चलिए, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जो थी वो स्टार्टेड थी, जिसमें हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। डिमांड थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी प्लेलिस्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आप जाकर ये वीडियोज़ वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो थी हमारी पिछली वीडियो से स्टार्टेड थी। पार्ट 1 था हमारा वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का, जिसमें हम इसके काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपके लिए। तो मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मैंने खुद 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया है। मेरा एक आर्टिकल पब्लिश है ऑप्टिमा में ऑन द गिवन ISBN नंबर, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है आपके पास, ये जानने के लिए कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए, अब सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन, एंड 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चारों को हमने विद रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, विद डायग्राम्स एज वेल। नेक्स्ट, बजट लाइन क्या है और बजट सेट क्या है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसकी क्या इक्वेशंस होती हैं, स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपको नहीं पता है इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में तो जल्दी से उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आइएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारा टॉपिक है जो हमें इस वीडियो से स्टार्ट करना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, कि बजट लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर। चलिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। देखो, ये सब कुछ जो है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो सब चीज़ें आप मिस कर चुके हैं फिर। ठीक है ना, तो जाकर आप वीडियो देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, तो बजट लाइन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब देखो, मैं पीछे आपको इसका कर्व दिखाती हूँ कैसा होता है बजट लाइन। ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, सीधी ऐसी एक लाइन होती है, जैसे डिमांड कर्व होता है वैसे ही हमारी ये दिखती है। ठीक है, लेकिन डिमांड कर्व में क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है और यहाँ पे प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटी ऑफ 2 गुड्स हैं। ठीक है ना, 2 गुड्स की क्वांटिटी गिवन है, यहाँ पे गुड 1 की, यहाँ पे गुड 2 की, यहाँ पे गुड X और गुड Y भी आप कह सकते हो। क्लियर। तो ये जो मेरा कर्व बना है बजट लाइन का, ये जो लाइन बनी है ये कैसी है, नीचे की तरफ आ रही है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये इसीलिए है क्योंकि अगर मुझे एक कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है, अगर उसकी परचेजिंग मुझे इंक्रीज करनी है, तो दूसरे की परचेजिंग मुझे कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम मेरी कांस्टेंट है, मेरी कंस्ट्रेंट है इनकम, उतनी की उतनी ही मेरे पास है, बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है। तो अगर उसी इनकम के अंदर रहकर मुझे एक कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है या एक कमोडिटी की परचेजिंग मुझे इंक्रीज करनी है, तो दूसरी कमोडिटी की परचेजिंग मुझे कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर मुझे खर्चा बढ़ाना है तो दूसरे में खर्चा मुझे कम करना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है रियल लाइफ में भी हमारे साथ, है ना, कि अगर मुझे एक चीज़ खरीदनी है तो दूसरे का खर्चा मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं एक ड्रेस खरीदने का प्लान कर रही हूँ तो मुझे अपने मेकअप का जो खर्चा है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना। ये लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से समझेंगी। चलो, तो इस वजह से हमारा कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन क्यों है, जब हमने इंडिफरेंस कर्व बढ़ा था तो इंडिफरेंस कर्व कैसा था, वो कॉन्वेक्स था। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था, लेकिन बजट लाइन कैसी है, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अब स्लोप कांस्टेंट क्यों है, स्लोप कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था, देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है प्राइस रेशियो। बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस रेशियो px/py माइनस px/py। अब px/py की अगर हम बात करें तो px भी कांस्टेंट है, py भी कांस्टेंट है, ये हमारी अजम्पशन है कि प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ये अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा।
अब क्योंकि प्राइजेस मेरे कांस्टेंट हैं, प्राइजेस कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब स्लोप भी मेरा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट रहेगा और वो स्लोप किसका है, बजट लाइन का है। तो बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़। क्यों है बजट लाइन मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि अगर मुझे एक पर स्पेंडिंग बढ़ानी है तो दूसरे की स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि जो उसका स्लोप है दैट इज प्राइस रेशियो, एंड प्राइजेस हमने माना है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आती है ये चीज़ सबको, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट इज शिफ्ट्स इन द बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट कब होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो 3 वजह से होता है। 3 वजह से क्यों हो रहा है, देखो अब इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ये पूरी इक्वेशन क्या है, ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। चलो, तो अब इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन कब चेंज होगी, ये इक्वेशन तभी चेंज होगी ना जब या तो मेरा m चेंज हो जाए, या पी एक्स चेंज हो जाए, या पी वाई चेंज हो जाए, ठीक है। x और y तो सिंपली मेरी क्या है, क्वांटिटी जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो ये तो मेरी इंडिपेंडेंट है ना। सॉरी, ये जो है मेरी डिपेंडेंट है, जो x और y है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना, क्योंकि वो मेरी इनकम और किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनकी अब हम बात नहीं करेंगे, इनकी वजह से मेरी बजट लाइन चेंज नहीं होगी। बजट लाइन मेरी चेंज होगी किसकी वजह से, इन वेरिएबल्स की वजह से, पी एक्स, पी वाई और एम, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर। चलो, तो शिफ्ट किस किस वजह से हो रहा है, इनकम की वजह से हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड एक्स की वजह से हो रहा है, और प्राइस ऑफ गुड वाई की वजह से हो रहा है। अब इनकम में कैसा चेंज हो सकता है, या तो इनकम बढ़ जाए या तो इनकम कम हो जाए, ठीक है। सेम अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई की क्या बात करेंगे, कैसे चेंज हो सकते हैं, या तो इनका प्राइस इंक्रीज हो जाए या तो इनका प्राइस डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तभी शिफ्ट हो सकता है बजट लाइन के अंदर। चलो, तो पहले बात करते हैं इनकम की। अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी, देखो इस डायग्राम को देखो। जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज करने का क्या मतलब है, अब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि जितने गुड्स मैं खरीद पा रही हूँ अपनी गिवन इनकम से, ठीक है। तो मैं कितनी गुड्स पहले खरीद पा रही थी, पहले मैं खरीद पा रही थी, मानते हैं 1 ऑरेंज और 10 एप्पल्स, गिवन मेरी जितनी भी इनकम थी, मान लेते हैं 100 रुपये मेरी इनकम थी, उसमें मैं 1 ऑरेंज खरीद पा रही थी और 10 एप्पल खरीद पा रही थी, ठीक है। अब अगर इन फ्यूचर या फिर इन प्रेजेंट मेरी इनकम जो है वो 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो जाए, ठीक है, 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी, तो मैं क्या सोचूंगी, मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं एप्पल्स भी ज़्यादा खरीद सकती हूँ और मैं ऑरेंजेस भी ज़्यादा खरीद सकती हूँ। खरीदूंगी या नहीं उसकी बात नहीं हो रही है, खरीद सकती हूँ या नहीं, खरीद सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। क्यों खरीद सकती हूँ, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। अब मैं जो भी मेरी इनकम का इंक्रीज प्रपोर्शन है, मैं दोनों के ऊपर खर्च कर सकती हूँ, एप्पल्स की भी कंजम्पशन इंक्रीज कर सकती हूँ और ऑरेंज की भी कंजम्पशन इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इनकम बढ़ने से मैं दोनों की कंजम्पशन बढ़ा सकती हूँ, मेरी जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट करेगी, वो राइटवर्ड्स शिफ्ट करेगी, ठीक है। किस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, आगे की तरफ, क्योंकि देखो अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है कि एक्स की 12 यूनिट ले रहा था ये पहले, और वाई की कितनी यूनिट ले रहा था, 15। अब क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो अब कितनी ले रहा है, एक्स की 16 मतलब ले सकता है, और वाई की कितनी ले सकता है, 20 यूनिट्स ले सकता है। क्लियर, दोनों की जो यूनिट्स है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रही हूँ कर सकता है, कर सकता है, करना चाहता है या नहीं करना चाहता है वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो उसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये अभी हम बात कर रहे हैं कितना वो कर सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो चुका है इनकम बढ़ने की वजह से, ठीक है। इसीलिए मेरी जो बजट लाइन है वो किस तरफ शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड्स आगे की तरफ शिफ्ट करेगी। क्लियर। चलो, अगर हम बात करें डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। डिक्रीज इन इनकम का क्या मतलब है, इनकम मेरी कम हो चुकी है, अब जैसे ही इनकम कम होगी तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों ही कम कंज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरी इनकम कम हो चुकी है, अब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी दोनों ही कमोडिटीज़ को ज़्यादा, तो दोनों की मैं क्वांटिटी को कम कर दूंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया है, एक्स की 12 यूनिट थी पहले और वाई की 15,
अब कितनी ले पाऊंगी मैं, 10 वाई की और 8 की कितनी, सॉरी एक्स की कितनी, 8 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब मेरी बजट लाइन क्या करी है, शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट वर्ड करी है, लेफ्ट की तरफ मेरी शिफ्ट कर गई है। समझ में आती है ये चीज़, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी अगर मेरी इनकम कम होती है तो। समझ में आया ये सबको अच्छे से। अगर इनकम बढ़ेगी तो राइट वर्ड, कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। चलो नेक्स्ट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, की गुड एक्स का प्राइस जब चेंज होता है तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। देखो अब अगर गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट में गुड एक्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर इसका प्राइस इंक्रीज किया तो आप इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दोगे सिंपली, ठीक है। इसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो आपने कम कर दी, लेकिन वाई कमोडिटी का क्या, वाई कमोडिटी की क्या आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, उसकी कांस्टेंट रहेगी, उतनी की उतनी आप खरीद सकते हो अभी भी, क्योंकि उसका प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, उसका प्राइस उतने का उतना ही है, ठीक है। आप कितनी खरीद सकते हो, उतनी की उतनी ही खरीद सकते हो वाई की तो, लेकिन एक्स की ऑब्वियसली आप कम खरीदोगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है अब मार्केट में। तो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको हम कम कंज्यूम कर पाएंगे। समझ में आती है ये चीज़, क्योंकि इनकम प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, अब मैं कमोडिटी एक्स की कुछ यूनिट्स कम परचेज करूंगी, ठीक है। अब क्योंकि कम परचेज क्यों करूंगी, क्योंकि उसी में कम परचेज कर सकती हूँ अब, ठीक है ना। पहले जितनी मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है, उतना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो पहले मेरी क्या थी बजट लाइन, ये वाली BL, ठीक है। BL पर क्या था, मैं 20 यूनिट्स उसकी कंज्यूम कर सकती थी एक्स की, और वाई की कितनी 40 यूनिट्स कर सकती थी। लेकिन क्योंकि अब मेरा प्राइस बढ़ गया है तो मैं अब सिर्फ 10 यूनिट्स मतलब कम यूनिट्स ही कंज्यूम कर पाऊंगी एक्स की, लेकिन वाई की उतनी ही कर सकती हूँ, 40 यूनिट्स कर सकती हूँ कंज्यूम। इसीलिए मेरी कैसी होगी मूवमेंट, मेरी मूवमेंट होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। दिस इज रोटेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर मेरी कैसी हो जाएगी मूवमेंट, लेफ्ट वर्ड्स हो जाएगी ऑन द एक्स एक्सिस। इसको हम रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस भी कहते हैं। क्या हो गई मेरी BL डैश बन गई नई बजट लाइन। समझ में आया। नेक्स्ट है अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज कर जाए, अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, एज पर लॉ ऑफ डिमांड अब उसकी मैं ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर सकती हूँ, ज़्यादा खरीद सकती हूँ, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है मेरे प्राइस कम होने से, ठीक है। अब अगर पहले BL था तो अब BL से BL2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ले सकती हूँ एक्स का, 40 यूनिट्स ले सकती हूँ 20 की जगह, और इसका तो कांस्टेंट ही है क्योंकि इसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये कैसी मूवमेंट है, ये है रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस टूवर्ड्स राइट, राइट वर्ड्स जो है मेरी रोटेशन हुई है, ठीक है। या फिर हम इसको ना पिवट्स भी कहते हैं कि ये पिवट हो गया है हमारा किसकी तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। समझ में आती है ये सबको। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। चलो अब वाई में चेंज होने से क्या होगा, वाई में चेंज होने से देखो अगर तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है वाई का तो सेम वही चीज़ एक्स वाली, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया वाई का तो अब मैं इसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम कर पाऊंगी, ठीक है। और कम इसीलिए कर पाऊंगी क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो अगर मेरा पहले कैसा था BL था, अगर मेरा बजट लाइन BL थी तो अब मैं वाई की कम कर रही हूँ, वाई की कम मतलब इससे नीचे कहीं पर, तो इसका मतलब कैसे शिफ्ट हुआ है मेरा B'L की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ हो गया है। दैट मीन्स रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड रोटेशन हुई है। जो मेरा पिवट हुआ है वो कैसा हुआ है, डाउनवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर। और L जो है मेरा वहीं का वहीं है, जितने भी मैं एक्स की पहले कंज्यूम कर रही थी अभी भी उतनी ही कर सकती हूँ, ठीक है। देन अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस ऑफ गुड वाई कम हो जाता है, उससे क्या होगा, मैं ज़्यादा कंज्यूम कर पाऊंगी अब, क्यों, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सिंपली अगर पहले BL थी मेरी बजट लाइन तो अब बढ़कर B2L हो जाएगी, ठीक है, या फिर B'L हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मैं वाई की ज़्यादा कर सकती हूँ कंज्यूम अपनी प्राइस कम होने की वजह से, लेकिन एक्स को मैं उतने का उतना ही कंज्यूम कर सकती हूँ। क्लियर। इसीलिए एक ऐसा शिफ्ट है, दिस इज पिवट अलोंग द वाई एक्सिस अपवर्ड्स, ठीक है, रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस अपवर्ड्स, अपवर्ड है ये, ऊपर की तरफ हो रही है रोटेशन।
क्लियर है ये सबको अच्छे से? बजट लाइन में कैसा शिफ्ट? इनकम के बढ़ने से राइटवर्ड, कम होने से लेफ्टवर्ड। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज हो जाता है तो कैसा होगा? लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। और अगर हम बात करें डिक्रीज होने की प्राइस की तो राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई में, अगर प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज कर जाता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। अगर डिक्रीज कर जाता है प्राइस तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर? समझ में आई ये चीज सबको? चलो अब हमारा जो मेन टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसके लिए हमने अभी तक के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, वो पढ़ने की बारी हमारी आ चुकी है। हमें मेन यही चीज़ पढ़नी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिछले टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बिल्कुल उनमें से भी आता है, लेकिन ये चीज़ जो थी हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑर्डिनल थियोरी, वो यही वाला टॉपिक है, ठीक है। जो पीछे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे हम, अलग अलग कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व क्या है, बजट लाइन क्या है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम ये चीज़ को स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसीलिए पहले वो पढ़ाना ज़रूरी है। चलो अब हम आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर, जब हमने वो सब कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है व्हेन MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइजेस, ठीक है, या दैट इज PX बाय PY। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मैंने बस ब्रैकेट में लिखा है। रेशियो ऑफ प्राइजेस क्या होता है? मतलब PX बाय PY, ठीक है। जिस पॉइंट पर MRS ऑफ XY मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y बराबर हो जाए रेशियो ऑफ प्राइजेस के, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा अंडर द ऑर्डिनल एनालिसिस। समझ में आई ये चीज़? अब ये इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का? MRS ऑफ XY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेस, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि MRS क्या होता है? MRS का मतलब है इट इज़ द विलिंगनेस टू सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर द अदर। जितना एक कंज्यूमर विलिंग है एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करने के लिए टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी, अगर मुझे एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे को वो किस रेट पर सैक्रिफाइस करेगा, दिस इज सिंपली MRS। और रेशियो ऑफ प्राइजेस क्या है? दिस इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? जिस रेट पर मार्केट विलिंग है कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए, जिस रेट पर मार्केट रेडी है उसे ट्रेड करने के लिए। समझ में आती है चीज़? तो जिस रेट पर कंज्यूमर रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए और जिस रेट पर मार्केट रेडी है ट्रेड करने के लिए, जब वो दोनों रेट्स आपस में बराबर हो जाएं तो मुझे क्या मिलेगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिलेगा। द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द कमोडिटी X फॉर कमोडिटी Y एंड द रेट एट विच द मार्केट इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट द कमोडिटी X फॉर कमोडिटी Y, ठीक है। वो वाले पॉइंट पर मुझे क्या मिल जाएगा? अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। समझ में आती है ये चीज़? अब इसका क्या मतलब है? इसके दो चीज़ और हमें समझनी है। इसका क्या मतलब है? दैट इज इंडिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर इज टेंजेंट टू हिज बजट लाइन। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफिकली मुझे कब पता चलेगा? कि ग्राफ को देख के मुझे पता चल जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो वो तब होगा जब मेरा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट हो, ठीक है। टेंजेंट का क्या मतलब है अभी वो समझते हैं, ठीक है ना। चलो इस ग्राफ से समझते हैं टेंजेंसी का क्या मतलब है। देखो अब यहाँ पर फोकस करो, बाकी सब चीज़ें इग्नोर करो, सिर्फ ये BA जो मेरी बजट लाइन है, ठीक है, बजट लाइन जो BA है, और ये जो IC2 इंडिफरेंस कर्व है इसको कंसीडर करो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है ना। ये जो बाहर डॉटेड वाला इंडिफरेंस कर्व है, अंदर वाला डॉटेड इंडिफरेंस कर्व है, इन सबको इग्नोर करो। सिर्फ देखो कि ये जो BA मेरी बजट लाइन है और जो ये IC2 मेरा इंडिफरेंस कर्व है, सिर्फ इन दोनों को देखो। टेंजेंसी का क्या मतलब है? टेंजेंसी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर जाकर उसको इंटरसेक्ट करना, ठीक है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करना। तो अब वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन को? देखो पॉइंट E के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पर भी ग्राफ में जो IC इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को इंटरसेक्ट करे जाकर, इंटरसेक्ट दैट इज टेंजेंसी जो है उसकी जहाँ पर हो, वही पॉइंट क्या होगा? मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। दैट मीन्स पॉइंट E क्या है? मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब इसका क्या मतलब है? देखो जब भी कोई दो कर्व आपस में टेंजेंट होते हैं,
ठीक है, या आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पर इन दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, MRS। ठीक है, MRS। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, प्राइस रेशियो। बजट लाइन का भी हमने पढ़ा था, क्या होता है, स्लोप, प्राइस रेशियो। और इंडिफरेंस कर्व का क्या होता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और प्राइस रेशियो आपस में बराबर है क्लियरली, क्योंकि स्लोप है ये इन दोनों की और स्लोप बराबर होते हैं टेंजेंसी पर। तो यही तो मेरी कंडीशन है। देखो, MRS ऑफ XY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। मिल गया मुझे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन से भी मिल गया और ग्राफ से भी मिल गया। समझ में आती है ये चीज़। चलो, अब कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपकी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो इसी पॉइंट पर क्यों है, क्यों नहीं वो IC3 के ऊपर, क्यों नहीं वो IC1 के ऊपर, ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ IC2 के ऊपर ही है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ IC2 ही टेंजेंट है इस बजट लाइन के ऊपर। अगर आप देखो IC3 तो ये तो टच भी नहीं कर रहा मेरी बजट लाइन को, और उल्टा ऊपर है ये मेरी बजट लाइन से। इसका मतलब ये तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जो भी ये बंडल है H इस IC3 के ऊपर, इसे तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ये तो मेरी इनकम से ही बाहर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो मैं अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ही नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट इज IC1 की बात। IC1 क्या है, IC1 मेरे लिए अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल क्यों है, क्योंकि मेरी इनकम के अंदर आ रहा है। ठीक है, कौन से पॉइंट पर, F पॉइंट पर और G पॉइंट पर। ये मेरी इनकम के बराबर है क्योंकि ये मेरी बजट लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है। फिर भी मैं इन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कर रही हूँ, इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गिवन IC2, जो IC2 मेरा कर्व है, इसको भी तो मैं अभी अफोर्ड कर सकती हूँ, ये भी तो मेरी बजट लाइन के ऊपर है। ठीक है, और ये हायर भी है, इस IC1 से हायर भी है, और मुझे पता है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये जो कर्व है ये हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी भी मुझे दे रहा है और ये मेरी बजट लाइन के इक्वल भी है एक पॉइंट पर। तो ऑब्वियसली मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। ठीक है, ना तो इस पर मिलेगा, ना इस पर मिलेगा, ना इस पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, जहाँ पर भी मेरा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा, जहाँ पर भी एक पॉइंट पर कट कर कर निकल रहा होगा। क्लियर, समझ में आया ये सबको। चलो, नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है दैट इज MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। अगर हमने कार्डिनल जब पढ़ा था उसमें क्या थी, नेक्स्ट हमारी सेकेंड कंडीशन, दोनों केसेस या तीनों केसेस के अंदर MU कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। यहाँ पर क्या है सेकेंड कंडीशन, MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। ठीक है, अब डिमिनिशिंग क्यों होता है MRS, लॉ ऑफ DMU की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब ये जो है मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, लास्ट जो मेरी वीडियो थी ऑर्डिनल यूटिलिटी की फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, ये मेरी सेकेंड हो गई। चलो, अब बात करते हैं केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ज़रूरी तो नहीं है कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में हो, ज़रूरी तो नहीं है कंज्यूमर हमेशा ही एक बैलेंस की स्टेट में हो या हमेशा एक रेस्ट की स्टेट में हो। ठीक है, हो सकता है कि उसकी विलिंगनेस कभी मार्केट की विलिंगनेस से ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है उसकी विलिंगनेस मार्केट की विलिंगनेस से कभी कम हो। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा कमोडिटी को जितना मार्केट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट उतना वैल्यू नहीं कर रही जितना वो वैल्यू कर रहा है उस कमोडिटी को। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। तो अब वो दोनों केसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। चलो, फर्स्ट है व्हेन MRS इज मोर देन द प्राइस रेशियो। अगर MRS प्राइस रेशियो से ज़्यादा है, इसका मतलब द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द कमोडिटी इज मोर देन द रेट एट विच द मार्केट इज विलिंग टू डू द सेम। ठीक है, जिस रेट पर कंज्यूमर राजी है, विलिंग है सैक्रिफाइस करने के लिए, जिस रेट पर वो सैक्रिफाइस करने के लिए इच्छुक है, वो रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिस रेट पे मार्केट राजी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा वैल्यू कर रहा है उस कमोडिटी को। अगर वो उस कमोडिटी को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, कौन सी कमोडिटी को, कमोडिटी X को, क्योंकि X फॉर Y है ना। चलो, तो X जो है उसको वो ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। अब X को अगर वो ज़्यादा वैल्यू कर रहा है इसका मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, अब मैं इसकी कंजम्पशन
इंक्रीज़ करूँगी, और अगर मुझे एक की कंजम्पशन इंक्रीज़ करनी है तो दूसरे की डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने x की इंक्रीज़ करी, y की मुझे डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। समझ में आती है ये चीज़? जैसे ही मैंने x की कंजम्पशन इंक्रीज़ करी तो मुझे पता है जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा होती रहती है, कोई भी चीज़ मेरे पास अबंडेंस में होती रहती है, तो उसकी वैल्यू मेरे लिए कम होती रहती है। अब वो वैल्यू क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या करेगी? डिक्रीज करती रहेगी कमोडिटी एक्स की, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और जब मैं y की कंजम्पशन डिक्रीज करूंगी तो मुझे पता है जिस भी कमोडिटी की क्वांटिटी मेरे पास कम होती रहती है, जिस भी कमोडिटी की क्वांटिटी मेरे पास स्कार्स होती रहती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। वैल्यू इंक्रीज करने का क्या मतलब है? मार्जिनल यूटिलिटी उसकी इंक्रीज करेगी। क्लियर? इसीलिए जैसे ही मेरा y कम हुआ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर गई। अब MRS जो होता है, MRS का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, ये लिखना है तो आप लिख लीजिए। MRS का फॉर्मूला क्या है? MUX डिवाइडेड बाय MUY। ठीक है, तो अगर MUX फॉल कर रहा है और MUY इंक्रीज कर रहा है तो MRS पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? MUX डिक्रीज कर रहा है, MUY इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रैक्शन क्या करेगा? डिक्रीज। और फ्रैक्शन क्या है? MRS। तो MRS क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पहले ये ज़्यादा था, अब डिक्रीज कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये प्राइस रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर मुझे क्या मिल जाएगा? अपना इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलो, अब देखो, जो प्राइस रेशियो है वो तो चेंज नहीं हो सकता मार्केट में, क्योंकि प्राइजेस तो कांस्टेंट है ना। लेकिन मेरा MRS जो है वो चेंज हो सकता है एज पर द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज। क्लियर? इसीलिए हम हमेशा इसके चेंज की बात करेंगे, कभी भी इसके चेंज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने अज्यूम किया है ये कांस्टेंट है। चलो, नेक्स्ट है MRS इज लेस देन द प्राइस रेशियो। अब अगर जिस रेट पर एक कंज्यूमर विलिंग है सैक्रिफाइस करने के लिए वो कम है एज कम्पेयर टू द रेट एट विच द मार्केट इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द कमोडिटी, जिस रेट पर मार्केट विलिंग है उससे कम रेट पर विलिंग है कंज्यूमर। ठीक है, इसका मतलब वो कमोडिटी को कम वैल्यू करता होगा, कंज्यूमर कम वैल्यू करता होगा। कम वैल्यू करने का क्या मतलब है? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए कम होगी। अब जिस भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है उसकी क्वांटिटी कंजम्पशन भी हम कम कर देते हैं। क्लियर? तो अब ये MRS किसका है? एक्स का। तो x की क्वांटिटी क्या कर देंगे हम? डिक्रीज कर देंगे। x की क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे तो बिल्कुल एक की क्वांटिटी इंक्रीज करते थे तो दूसरे की डिक्रीज, अगर एक की डिक्रीज करेंगे तो दूसरे की इंक्रीज, क्योंकि हमें तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर रहना है ना, क्योंकि टोटल यूटिलिटी हमें अपनी सेम रखनी है। तो ऐसे ही अगर x कम हुआ तो y इंक्रीज करेगा। अब वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर x डिक्रीज करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर y इंक्रीज करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी, उल्टा चलता है। और MRS के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा? MRS इंक्रीज करेगा, क्योंकि MUX बाय MUY होता है, MUX बढ़ रहा है, MUY तुम्हारा कम हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या करेगा? बढ़ेगा। MRS जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक ये कम MRS बढ़कर अपना प्राइस रेशियो के बराबर ना हो जाए, मेरा इक्विलिब्रियम दोबारा से मुझे ना मिल जाए। क्लियर? समझ में आती है ये चीज़ सबको? तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू स्टडी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और आपने पिछली वीडियो को मिस किया हो तो आप जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। अगर आप आने वाले वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको आज के कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आए हैं, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो इसी हिसाब से चलती है, जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा वो उस वीडियो को प्रमोट करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रमोशन उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्लियर? अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी है उनकी हैंडल्स, साथ में मैं हर चीज़ जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन करती हूँ, किसी भी वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप मुझसे किसी बिजनेस इंक्वायरी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो ईमेल लिख सकते हैं mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर। क्लियर?
चलिए, सो स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।